हम देख लिए पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन और उनके कार्य। अब देखते हैं हम जंतुओं में किस तरह से रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है। जंतुओं में तंत्रिकीय पढ़ चुके हैं हम, मस्तिष्क और उसकी संवेदी तंत्रिकाओं और तंत्रिका कोशिका के बारे में। आज हम देखते हैं इसमें कि जंतुओं में रसायनों के द्वारा माने जंतुओं में समन्वय और नियंत्रण किस तरह से होता है। तो जंतुओं में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। इन ग्रंथियों में कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इनका स्राव सीधे रक्त में होता है। तो इस प्रकार की ग्रंथियों को कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड, जिनका स्राव सीधे ब्लड में या रक्त में होता है। तो इसको कहेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथियां। और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, और इनके द्वारा जो स्रावित कार्बनिक रसायन जो होता है उनको कहते हैं हार्मोन। तो ये हार्मोन की परिभाषा, जंतु के शरीर में विशेष प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होने वाले कार्बनिक रसायन है, जो जंतुओं में शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वय स्थापित करते हैं, उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। तो ये हार्मोन्स बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होते हैं और बहुत ही धीमा असर करते हैं, है ना। ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह शरीर में जाते हैं और रसायन के रूप में रहते हैं इनके लिए, इसलिए इनको रासायनिक दूत भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? रसायनों को, इन हार्मोन को क्या कहा जाता है? एक नाम और है, लिख लीजिए। हार्मोन को कहा जाता है रासायनिक दूत, क्योंकि रसायन के रूप में सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह शरीर में लेकर जाते हैं, इसलिए हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? रासायनिक दूत भी कहा जाता है। और शरीर में अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं, उनका नाम है। जैसे ये सबसे पहला ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। दूसरा है थायराइड ग्रंथि, जो कि श्वास नली या ट्रेकिया, ये ब्रेन के पास में पाया जाता है। और दूसरा ये श्वास नली या ट्रेकिया के अगल बगल स्थित होता है। श्वास नली श्वसन तंत्र में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर श्वास नली में ट्रेकिया के अगल बगल स्थित होता है। इसको कहते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बाद आता है पैराथायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि के ऊपर मटर के दाने के समान पाए जाते हैं चार, तो इसको कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद आता है एड्रिनल ग्रंथि। धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर हम उतर रहे हैं। एक होता है अग्नाशय। अग्नाशय होता है पाचन तंत्र में स्थित होता है। पाचन तंत्र के अंतर्गत हम बता चुके हैं कि ये जहाँ पर आमाशय से आंत के बीच में ऐसे घुमाव पाया जाता है, इस तरह का ये आमाशय है। और आमाशय और आंत के घुमाव के बीच में इस तरह से कटी फटी पत्तियों के समान संरचना होता है, ये कहलाता है अग्नाशय। तो ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि, पाचक रसों का श्रवण करने के साथ साथ वो हार्मोन का भी श्रवण करता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? अग्नाशय को भी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत शामिल करेंगे। इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा होता है हम बाद में आगे बताते हैं। तो ये कहाँ पाया जाएगा? पाचन तंत्र के अंतर्गत होगा अग्नाशय। उसके बाद आता है एड्रिनल ग्रंथि। ये होता है किडनी या वृक्क के ऊपर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये वृक्क के ऊपर में। किडनी है जैसे इस तरह से, ये किडनी है, हम पढ़े थे, तो इसके ऊपर में ऐसे टोपी के समान पाया जाता है ये एड्रिनल ग्रंथि। उसके बाद आता है गोनेड्स या जनन ग्रंथियां। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? नर और मादा जनन ग्रंथियों में ही पाए जाएंगे। नर जनन ग्रंथि जैसे उसको कहेंगे वृषण, और मादा जनन ग्रंथि को कहेंगे अंडाशय, टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, ये होगा टेस्टिस और ये होगा ओवरी। तो ये हो गया कि हार्मोन्स किसे कहते हैं, कितने प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं, उनके द्वारा स्रावित पदार्थ को हार्मोन कहते हैं, और कितने प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो यह है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में, थायराइड ग्रंथि श्वास नली में, पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड के ऊपर में, एड्रिनल ग्रंथि वृक्क में, और अग्नाशय जो होता है वो पाचन तंत्र में स्थित होता है। अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? यहाँ लिख लीजिए, पाचन तंत्र में। और जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं गोनेड्स में या टेस्टिस और ओवरी में। तो ये इनको रासायनिक दूध भी कहा जाता है हार्मोन को। तो इतना आप लिख लीजिए। हार्मोन एक यूनानी शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? गति प्रदान करना। तो सारी जैविक क्रियाओं को गति प्रदान करने वाले हार्मोन या रसायन को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। अब एक एक करके हम सारी ग्रंथियों का, माने अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके मुख्य कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला देखते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, अग्र और पश्च भाग। अग्र भाग से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं, और पश्च भाग से जो स्रावित होता है हार्मोन उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ये
अग्रभाग से जो स्रावित होता है वो उसकी वृद्धि को, मनुष्य में शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है, जबकि पश्च भाग में जो स्रावित होता है हार्मोन उसको कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। यह कहलाता है, यह जल का संतुलन, शरीर में जल के संतुलन को नियंत्रण करता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इससे कई प्रकार की प्रेरित हार्मोन स्रावित होते हैं, जो आपको अभी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी ये याद कीजिए कि इनमें पीयूष ग्रंथि के द्वारा कई प्रकार के प्रेरित हार्मोन स्रावित होते हैं, जो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन के स्रवण के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो एक प्रश्न आता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो इसको आप क्या लिखेंगे कि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रेरित हार्मोनों का स्रवण होता है, जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन के स्रवण के लिए प्रेरित करते हैं और विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। याद कर लीजिए, इंग्लिश में भी पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये ब्रेन में या मस्तिष्क में पाया जाता है, जो कि दो भागों में बटा होता है। अग्र भाग से ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है और पश्च भाग से एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, जो जल संतुलन में नियंत्रण करता है। उसके अलावा इन दोनों भाग से विभिन्न प्रकार के प्रेरित हार्मोन स्रावित होते हैं, जो सभी ग्रंथियों को उनके हार्मोन के स्रवण के लिए प्रेरित करते हैं। जब तक पीयूष ग्रंथि से ये प्रेरित हार्मोन स्रावित नहीं होगा, ये ग्रंथियां जो है वो हार्मोन का स्रवण नहीं करेंगी। अर्थात पीयूष ग्रंथि जो है सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखता है और सभी हार्मोनों के स्रवण पर नियंत्रण रखता है और समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से पीयूष ग्रंथि पर होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। दूसरा ग्रंथि आता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जा रहा है? मस्तक में पीयूष ग्रंथि था, उसके बाद गले में आता है थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है उसको थायरॉक्सिन कहते हैं। इस थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रवण के लिए आयोडीन की मात्रा का शरीर में होना बहुत जरूरी है। जब तक शरीर में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी, थायरॉक्सिन सही मात्रा में स्रावित नहीं होगा और विभिन्न शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो थायरॉक्सिन यदि कम मात्रा में स्रावित होता है तो उसको अधिक से अधिक बनाने के लिए यहाँ पर की ग्रंथियाँ बहुत तेजी से काम करती हैं और अधिक विभाजित होकर फूल जाती हैं। तो उसके फलस्वरूप एक रोग होता है, उसको कहते हैं घेंघा रोग। तो थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कहने से क्या होगा? घेंघा रोग होगा। तो इनका मुख्य कार्य है थायरॉक्सिन का उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। ये पूछता है थायरॉक्सिन का कार्य क्या है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। उसके 3 मुख्य कार्य आप लिख लीजिए। उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है और ताप पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तेजी से जब बाहर में जब ताप अधिक होगा और गर्मी अधिक होगी तो तेजी से मेटाबॉलिक एक्टिविटी और उपापचयी क्रियाओं को करने लगेगा, जिससे शरीर में अधिक से अधिक पसीना आएगा और गर्मी शरीर की कम हो जाती है। तो इस तरह से ताप का नियंत्रण करने में मदद कौन करता है? थायराइड ग्रंथि। उसके बाद आते हैं अग्नाशय। अग्नाशय पाया जाता है पाचक ग्रंथियों में। अभी हम बता चुके हैं इस तरह से अग्नाशय कहाँ पाया जा रहा है कि आमाशय और इस तरह से आंत के बीच में जो खाली स्थान यू के सेप का उल्टा आड़ा यू बनता है, वहां पर पत्ती की समान संरचना पाई जा रही है। तो अग्नाशय जो है पाचक रसों का स्रवण आंत में डालता ही है, उसके अलावा ये अंतःस्रावी ग्रंथि के समान कार्य करता है और हार्मोन इंसुलिन नामक हार्मोन को स्राव करके आंतों में डालता है या शरीर में डालता है। तो इसका इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में जो ग्लूकोज उपस्थित होता है, खाना के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो ग्लूकोज लिए होते हैं उसकी मात्रा का नियमन करता है। मतलब इंसुलिन हार्मोन यदि कम हो जाता है तो शरीर में क्या हो जाता है? ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता और ग्लूकोज की मात्रा शरीर ब्लड में अधिक हो जाता है और उस रोग को कहते हैं मधुमेह। कमी से होने वाला रोग को क्या कहेंगे? मधुमेह। इंसुलिन कम है तो ब्लड में या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी और उसको हम क्या कहेंगे? मधुमेह रोग कहेंगे। तो इंसुलिन का कार्य क्या हो गया? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करना।
ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा का नियमन, इतना याद रख लीजिए, यही बहुत है। तो इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? ग्लूकोज की मात्रा का नियमन। और स्राव कहाँ से हो रहा है? अग्नाशय से हो रहा है। उसके बाद आते हैं एड्रीनलिन। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो दो प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है। उसका बाहरी भाग जो होता है कॉर्टेक्स कहलाता है, उससे सेक्स हार्मोन स्रावित होता है, लिंग हार्मोन स्रावित होता है, जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसको कहेंगे? जैसे किशोरावस्था जैसे ही आता है उस समय उसके जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, बाल का आवाज़ का भारी हो जाना, और लड़कियों में आवाज़ का पतलापन होना, और मासिक स्राव का होना, इस तरह से जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, है ना, तो उनको विकास में सहायक होता है सेक्स हार्मोन। और जो कहाँ से स्रावित होता है? जो वृक्क के ऊपर पाया जाता है एड्रिनल ग्रंथि, उसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है और उसका कार्य याद रखना है। एड्रिनल ग्रंथि से और महत्वपूर्ण अंदर के भाग जो मेडुला भाग होता है उसके अंदर से दो हार्मोन मुख्य रूप से स्रावित होते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, एड्रीनलिन हार्मोन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड से दो महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित हो रहा है, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। तो एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो तनाव के समय में, डर के समय में, भय के समय में, या बहुत जोर से गुस्सा हो, क्रोध के समय में, गुस्सा के समय में, इस समय तनाव के समय में ये हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन। और कैसे स्रावित होता है उस समय? क्यों स्रावित होता है उस समय? क्या होता है, जैसे कि आप किसी शेर को देख लेते हैं सामने में, तो उस समय क्या होता है, आप खुद भी अनुभव किए होंगे कि कोई चीज़ यदि डरावनी या भयावह या फिर बहुत गुस्से के समय में आप महसूस किए होंगे, आपके हृदय की स्पंदन बढ़ जाती होगी, हार्ट बीट बढ़ जाता होगा, श्वास तेजी से चलने लगता है, आप भागने लगेंगे, जैसे शेर को देखेंगे तो भागेंगे, तेजी से दौड़ेंगे, और उस समय आपका सांस बढ़ जाएगा, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, पसीना आने लगेगा, और आंसू, कई बार डर के मारे आंसू निकलने लग जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? रक्त की वाहिनियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो ये सारी क्रियाएं, जैसे ही कोई उद्दीपन, इस तरह से तनाव हो या गुस्सा हो, डर या भय हो, इस तरह का स्थिति सामने आती है, प्रतिकूल परिस्थिति, तो उस समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रीनलिन हार्मोन। इसीलिए तेजी से या तो देख के भागेंगे या फिर एकदम अजीब अजीब से हरकत उस समय होने लगती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्लाइट या फाइट हार्मोन। इसको क्या कहा जाता है? फाइट या फ्लाइट हार्मोन या संकटकालीन हार्मोन। एक और लिख लीजिए, संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? संकट के समय में पैदा होता है, इसलिए एड्रीनलिन को क्या कहते हैं? संकटकालीन हार्मोन कहते हैं। और जैसे ही वो स्थिति, जैसे आप बहुत दूर चले गए शेर के पास से, तो तुरंत ही क्या होगा, फिर से सब चीज़ सामान्य हो जाता है। तो इतना बढ़ा हुआ चीज़ तुरंत थोड़ी देर में कैसे शांत होता है? क्योंकि जस्ट उसके विपरीत एक हार्मोन स्रावित होता है वहीं से, वो क्या कहलाता है? नॉर एड्रीनलिन। ये नॉर एड्रीनलिन जस्ट इसका उल्टा कार्य करेगा, ये बढ़ाता है यदि हृदय की स्पंदन को, तो ये हृदय की स्पंदन को कम करता है, ये सांस की गति को बढ़ाता है तो ये सांस की गति को कम करता है, ये पसीना और आंसू लाता है तो ये उसको रोकने का प्रयास करेगा, ये रक्त वाहिनियों को सिकोड़ देता है एड्रीनलिन, तो ये नॉर एड्रीनलिन रक्त वाहिनियों को फैला देता है, जिससे बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसके जस्ट उल्टा हार्मोन है। तो ये कहाँ से स्रावित हो रहा है? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हो रहा है, जो कि क्या कहलाता है? संकटकालीन हार्मोन भी कहलाता है, या फाइट या फ्लाइट। फाइट माने लड़ना और फ्लाइट माने उड़ना, माने भागना। एक तो लड़ने की क्षमता पैदा करवाता है कौन? उस समय एड्रीनलिन हार्मोन, प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने की क्षमता करता है, इसलिए उसको फाइट हार्मोन कहते हैं। उसमें भागने लगते हैं, एकदम अजीब अजीब से हरकत होने लगते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? फ्लाइट हार्मोन। तो ये हो गया एड्रीनलिन से। उसके अलावा हम एक और देखे थे, थायराइड के ऊपर में पैराथायराइड ग्रंथि पाया जाता था। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि के बाद एक, इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, और ये दो हार्मोन और है उसके बारे में बताते हैं। ये थायराइड के ऊपर में एक और हम पढ़े थे, पैराथायराइड। क्या पढ़े थे? पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ये शरीर में कैल्शियम की मात्रा को, पैराथायराइड शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करता है। ये कैल्शियम की मात्रा का नियमन करता है, मात्रा का नियमन करता है। ये कैसे करता है? इसकी मात्रा यदि शरीर में अधिक कम हो गई तो कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी? बॉडी में कम हो जाएगी। और इसकी मात्रा यदि अधिक हो गई तो बॉडी में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी?
जस्ट उल्टा। तो ये कैल्शियम की मात्रा का नियमन कौन करता है? पैराथायराइड ग्रंथि। और लास्ट हम पढ़े थे जनन ग्रंथियां या गोनेड्स। क्या पढ़े थे हम लास्ट में? जनन ग्रंथियां पढ़े थे। जनन ग्रंथियां कौन कौन सी थी? नर जनन ग्रंथि कौन सी थी? वृषण। वृषण अर्थात टेस्टिस। वृषण अर्थात टेस्टिस। और टेस्टिस के द्वारा नर हार्मोन स्रावित होता है, जो कि नर मेल हार्मोन, उसको कहते हैं एंड्रोजन्स। मेल हार्मोन्स को क्या कहते हैं? एंड्रोजन्स कहते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके द्वारा नर टेस्टिस में स्पर्म के विकास को उत्तेजित करता है और साथ ही साथ स्पर्म के विकास को और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में भी सहायक होता है। दूसरा लिख लीजिए। और मादा हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मादा हार्मोन किसमें से स्रावित होगा? अंडाशय से स्रावित होगा और इनको कहेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं? अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करते हैं और मासिक धर्म का नियमन करते हैं और प्रसव के समय में सहायक होते हैं। तो ये इस तरह से कुल मिला के 5-6 हार्मोन और उसकी ग्रंथियों को पढ़ चुके, जिनके द्वारा शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तो ये खासकर ये प्रश्न आपको बहुत पूछता है बोर्ड की परीक्षा में। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? ये कई बार पूछा गया है। और इंसुलिन का कार्य। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको याद करना चाहिए और ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब नेक्स्ट हम इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है नियंत्रण और समन्वय का। हम क्या क्या पढ़ लिए नियंत्रण और समन्वय में? एक तो हम मस्तिष्क की संरचना पढ़े, तंत्रिका कोशिका की संरचना पढ़े। ये सब चित्रों के साथ में अच्छे से आपको याद करना होगा। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया पढ़े, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर पादप हार्मोन्स, उनके बारे में पढ़े, उनके बारे में भी मैं विस्तृत में बता चुकी हूँ, वो भी आपको याद करना है अच्छे से। और दूसरा ये जंतुओं में पाए जाने वाले मुख्य 3 हार्मोन, एक तो पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, हम अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर आते हैं। ओके, थैंक यू।